हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। साथियों, जैसा कि हमने कहा था कि डेली आपको एसएससी जीडी के लिए टॉपिक वाइज और आपका सब्जेक्ट वाइज से क्लास दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज चलेगी। तो ये आपका तीसरा नंबर टेस्ट सीरीज है। पहला आपका हिस्ट्री से हो गया, दूसरा आपका जियोग्राफी से हो गया, ये आपका तीसरा साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे और सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट होंगे। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। एक आवश्यक सूचना है कि आर्मी मेस वाला जो दिख रहा है 41,000 कुछ पोस्ट के लिए बात चर्चा हो रही है, इसको अगर हम एनालिसिस कर लेते हैं तो इस पर भी एक बैच आपको दिया जाएगा आर्मी के लिए। ठीक है, तो उस पर विश्लेषण जारी है। हमको लग रहा है कि 17 तारीख के बाद से इस नए बैच का आगाज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए जीडीएस जी के क्लासेस के माध्यम से। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ये आपका इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं साथियों। तो आप अगर जो ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहे हैं तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मैं बता दूँ आर्मी मेस के लिए, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट होगी तो उससे पहले जो बैच लॉन्च किया जाएगा, इसकी खासियत ये है कि जितने लोग हमसे जुड़ेंगे आर्मी के लिए, उनके लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जहां पर आपको डेली फ्री में पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा। जो पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट सीरीज के लिए पीडीएफ और उसका आंसर शीट। ठीक है, तो एडमिशन लेना है अगर जो आपको, तो मैसेज करिए अपना व्हाट्सएप नंबर हमें, क्योंकि आज से अगर जो आप स्टार्ट करेंगे मैसेज करना, जो आज वीडियो लॉन्च की जाएगी आर्मी मेस के लिए। ठीक है, तो उस पर अगर जो मैसेज करते हैं अपना व्हाट्सअप नंबर, तो धीरे धीरे सबका व्हाट्सअप नंबर जोड़ते हुए और एक ग्रुप बना के फ्री में पीडीएफ भी अवेलेबल कराया जाएगा और क्वेश्चन सीरीज भी चलेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सवाल। इसके बाद है, इनमें से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है तथा रक्त को शुद्ध करता है। तो ग्लाइकोजन और ग्लूकोज, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है आपका जो यकृत होता है। ठीक है, और रक्त को तो शुद्ध आपका किडनी करती है, लेकिन यहाँ पे ये ग्लाइकोजन भी रक्त को शर्करा, रक्त में जो शर्करा होता है उसको साफ करने का कार्य करती है ग्लाइकोजन को। ठीक है, ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। अस्थियां मतलब यहाँ से बात होगी हड्डियों की। ठीक है, मानव शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या अगर जो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 206 दिखाई देगा। कितना? 206। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, दो अस्थियों को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं। तो दो अस्थियों को जोड़ने वाले जो संयोजी ऊतक हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे लिंगामेंट। देखिए, दो जो हड्डी है ना, एक मान लीजिए ये हड्डी है और एक ये हड्डी है। ठीक, तो जो जोड़ने वाला संयोजी ऊतक होता है, इसको हम क्या कहते हैं? लिंगामेंट। लिंगामेंट, लिगामेंट, सॉरी, लिंगा बोलना है, लिगामेंट हो जाएगा। ठीक है, दो अस्थियों को जोड़ने वाले जो संयोजी ऊतक हैं वो लिगामेंट कहलाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र अवधि बताना है आपको। तो इसका बाद इसको देखेंगे तो 120 दिन होता है। ठीक है, कितना? 120 दिन। किसका? रेड ब्लड कार्पोसेल्स, आरबीसी, यानी लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल आप देखेंगे तो ये टोटल होता है 120 दिन। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पे आपको बताना है कि किसके द्वारा किया जाता है। तो लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी, ठीक, इसका निर्माण किया जा रहा है। तो इसका निर्माण किया जाता है अस्थि मज्जा के द्वारा। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा कि लाल रक्त कणिका का जो निर्माण है साथियों, ये अस्थि मज्जा के द्वारा किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी पूछ रहा है। नहीं तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो ये आपकी महाधमनी होती है। ठीक है, धमनी, महाधमनी, शिरा, महाशिरा होता है ना, तो महाधमनी जो होती है ये मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, एड्स विषाणु विनाश करता है। एड्स की बात करेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है इसका पूर्ण रूप। ठीक है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो एड्स जो विषाणु होता है, एड्स क्या है? एक विषाणु है जो क्या करता है? हमारे लिम्फोसाइट्स को प्रभावित करता है या विनाश करता है इसका। ठीक, तो एड्स विषाणु का जो है यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि ये एड्स का जो विषाणु होता है ये विनाश किसका करता है? तो ये विनाश आपका करता है
जो आपका लिम्फोसाइट्स है, ठीक, लिम्फोसाइट्स जो आपके WBC में पाया जाता है ना, श्वेत रक्त कणिकाओं में, तो जो लिम्फोसाइट्स है इसको विनाश करता है, ये आपका एड्स का वायरस होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम ये आपका एड्स का फुल फॉर्म होता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस ये आपका होता है HIV का फुल फॉर्म, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग हो जाएगा? संक्रामक रोग हो जाएगा इसमें से आपका जो डिप्थीरिया रोग है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि विनेगर का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो विनेगर यहाँ पे देखेंगे तो विनेगर का रासायनिक नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक एसिड होता है विनेगर, याद रखिएगा। आज के बाद अगर जो आपसे कोई पूछता है कि विनेगर का रासायनिक नाम बताना है आपको, तो एसिटिक एसिड बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक होगा? तो विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक होगा आपका किसमें? तो जो जल है इसका, इन ऑप्शनों में जो जल है वाटर, इसका जो विशिष्ट ऊष्मा है इनमें सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे आप सी करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, PVC का पूरा नाम आपको बताना है, यानी पूर्ण रूप पूछ रहा है यानी फुल फॉर्म। तो PVC जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये आपके PVC का फुल फॉर्म होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका कि निम्न में से कृत्रिम रबड़ किसे कहते हैं? तो कृत्रिम रबड़, कृत्रिम मानव के द्वारा बनाया हुआ ये चीज़ है, तो ये हो जाएगा आपका जो नियोप्रीन है, नियोप्रीन को कृत्रिम रबड़ कहते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, यूरिया का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। कई तरीके से यूरिया के रासायनिक सूत्र को डिनोट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका CH4N2O होता है, ठीक है, CH4N2O, ये आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका यूरिया का। 76% नाइट्रोजन होता है यूरिया में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से किस गैस का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है? तो फल को पकाना है अगर जो आपको कृत्रिम रूप से, जो हम कहते हैं कार्बाइड बोलते हैं ना, सीधा ऐसे आम भाषा में लगा के पकाया जा रहा है, तो एथिलीन होता है, ठीक। ये गैस जो होता है इसका प्रयोग हम फलों को कृत्रिम रूप से, यानी कच्चा तोड़ के लाएंगे, लेकिन इस गैस का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? पक जाएगा। जो कि अभी आधुनिक समय में सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके फलों को पकाया जा रहा है, क्योंकि अवधि से पहले ही मनुष्य को परोस दिया जा रहा है। भोपाल गैस कांड में किस विषैली गैस का प्रयोग हुआ था? 1980 और 85 के बीच में, हमको लग रहा है 84 में ही हुआ था, ठीक है। तो इसी के बीच में भोपाल में गैस कांड होता है, जिसमें रातों रात में मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है इसका रिसाव हो जाता है, और उस शहर में बहुत सारे लोग आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और बहुत लोग उसके चपेट में आते हैं, दिक्कत होता है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है ये गैस रात में भोपाल में फैल गई थी, भोपाल शहर में जो गैस कांड हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे आपको सूत्र बताना है। तो NaCl आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है अमोनिया का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र यहाँ पे हो जाएगा NH3, ठीक है, NH3 आपका हो जाएगा अमोनिया का। इसके बाद है लाल सिंदूर, जिसे लेड पेरोक्साइड कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो Pb3O4 आपको कहीं दिख रहा होगा, Pb3O4, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद है टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है भैया? तो टेफ्लॉन की बात करेंगे तो टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन है, यहाँ पे डी ऑप्शन करिएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार प्रणाली है एक, और ये नौसंचालकों द्वारा लाया जाता है प्रयोग में, ठीक है, दुश्मनों को कवर करने के लिए। तो सोनार जो है ये नौसंचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापते हैं हम लोग बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। तो बी ऑप्शन करिएगा, ठीक है। इसके बाद है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग किसमें होगा अधिकतम? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण आपको बताना है। तो ये आपका धूल कण हो जाता है। वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण होता है ये धूल कण के कारण होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट है, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? यानी मान लीजिए आप कार में बैठ के जा रहे हैं, तो जो साइड में 2 मिरर लगे होते हैं उसका हम प्रयोग जो करते हैं पीछे से आने वाले वाहन को देखने के लिए, तो ये किस प्रकार के दर्पण होते हैं? तो ये आपके उत्तल दर्पण होते हैं। कौन से? तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण।
किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है? ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है और इसका राइट आंसर आप बताएंगे रेटिना पे। ठीक है, रेटिना पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य की आंख का जो रेटिना है, इस पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना मेल खाता है? तो -40 डिग्री जो होता है, इस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना मेल खाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करिएगा। नेक्स्ट है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है? तो ये हो जाएगा आपका गैस एवं द्रव्य में। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर है? वेक्टर जिसे दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है भैया, तो ये हो जाएगा आपका विस्थापन। ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई नहीं है वाट। वाट किसका हो जाएगा? ये आपका पावर की यानी शक्ति का होता है। ठीक है, बाकी आपका कैलोरी, किलो जूल, ये सभी चीज़ें आपके ऊष्मा की इकाई हैं। ठीक, किसी न किसी रूप में, लेकिन जो वाट होता है ये पावर का इकाई होता है। तो यहाँ पे सी होगा कि ये ऊष्मा की इकाई नहीं है।